औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री मिस्ट्री विद अंबर जान। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लें। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है एफएससी 1 की केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 में है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बारे में आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि जिसका बहुत रोल प्ले है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स की डिटर्मिनेशन में, कि किस तरह से डिफरेंट वेवलेंथ जो होती हैं किस तरह से डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट टर्म्स को डिस्क्राइब करती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? व्हाट इज़ स्पेक्ट्रम? अगर आप लोगों ने क्लास 7 क्लास 8 में आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने स्पेक्ट्रम्स पढ़े हुए हैं, तो स्पेक्ट्रम के बारे में जब हम लोगों ने यही बातें पढ़ी थी, स्पेक्ट्रम इज़ द डिस्पर्शन ऑफ सिंगल वेवलेंथ लाइट। जब भी एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट एक प्रिज्म में से पास होती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डायग्राम आप लोगों के लिए बनाई हुई है कि यहाँ पे एक सोर्स ऑफ वाइट लाइट है जो कि एक प्रिज्म में से प्रिज्म पर फॉल कर रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बार बार बता दूँ कि यहाँ पर जो एक लाइट है, एक वाइट कलर की लाइट है जिसमें मौजूद रेडिएशन जो है उनकी एक सिंगल वेवलेंथ है, यानी उनमें एक सिंगल वेवलेंथ है। जब ये प्रिज्म में से पास आउट करती हैं तो प्रिज्म में से पास करने पर ये डिफरेंट वेवलेंथ पर डिस्पर्स हो जाती हैं। इसकी डिफरेंट वेवलेंथ पर डिस्पर्स हो जाना जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्पेक्ट्रम कहलाता है, क्योंकि इनका इन डिफरेंट रेडिएशंस में ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ पर डिस्पर्स हो जाना, ये हमें पता चलता है बाय देयर रिफ्रैक्शन से ये कितने एंगल से वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई हैं बाय देयर बेंडिंग एंगल से। जब भी रेडिएशन किसी प्रिज्म में से पास आउट होती हैं और वहाँ पर जाके रिफ्रैक्ट हो या बेंड हो जाएं, रिफ्रैक्ट हो जाएं या फिर बेंडिंग हो जाएं, इनकी ये बेंडिंग जो होती है वो डिपेंड करती है इनकी वेवलेंथ पर। आइदर इनके वेवलेंथ कम थी तो जाहिर सी बात है अगर वेवलेंथ इनकी कम होगी तो इनका बेंडिंग एंगल जो होगा वो ज़्यादा होगा। वो क्यों ज़्यादा होगा, आज के लेक्चर में इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब भी एक लाइट जो होती है उसकी बेंडिंग एंगल अगर आपको ज़्यादा लगे तो इट मीन उसका बेंडिंग एंगल ज़्यादा है, इट मीन इट हैज़ ग्रेटर एनर्जी। उसकी एनर्जी क्या होगी? ग्रेटर होगी। उसका लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ को डिनोट करता है, वो स्मॉलर होगा। इसका मतलब है ग्रेटर वेवलेंथ लेस एनर्जी। किसी भी चीज़ अगर उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो इट मीन इट हैज़ लेस एनर्जी। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में याद होगा जिसमें हम लोगों ने एक रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है जो प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी में दिया था कि एनर्जी एंड वेवलेंथ आर द रेसिप्रोकल, दे हैव रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, तो ग्रेटर द वेवलेंथ लेस एनर्जी। इसका मतलब है उस रेडिएशन की, उस लाइट की जो एनर्जी है वो कम है, तो वो उसकी वजह से एक कम एंगल में बेंड होगी। और अगर स्मॉलर वेवलेंथ है तो उसमें एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, और उसका बेंडिंग एंगल जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम है जो कि मैं आप लोगों के लिए एक लेकर आई हुई हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आप देख सकती हैं 1 2 3 4 5 6 7 रीजन्स हैं। यहाँ पर मैं 7 रीजन की बात करूँ, ये एक बहुत ही मज़े का कॉन्सेप्ट है और बहुत ही छोटी सी चीज़ है। अगर आप लोग सीखना चाहें तो एक मज़े का कॉन्सेप्ट भी और छोटी सी चीज़ भी। यहाँ पर मैं टोटल इन 7 ब्लॉक्स में आप कह लें 7 रीजन्स हैं, 7 रीजन्स की बात कर रही हूँ। रीजन्स कहते हैं एरियाज़ को, 7 एरियाज़ हैं। दीज 7 एरियाज़ हैव डिफरेंट वेवलेंथ, इनकी जो वेवलेंथ है हैव डिफर। जो मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है इट नेवर बी ऑल्टरनेट, ये चेंज नहीं हो सकता, इनका ऑर्डर यही रहता है। सबसे पहले हमारी आती हैं गैमा रेस, देन एक्स रेस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जिनको अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा यूवी रेडिएशन से, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड जिसको हम कहते हैं अपना आईआर रीजन, माइक्रोवेव रीजन एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ वैल्यू। आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी तो आपने अपने रेडियोस में जब आप लोग
एफएम वगैरह सुन रही होती हैं तो वहाँ पर अक्सर रेडियो फ्रीक्वेंसी के नाम से वर्ड आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्पेक्ट्रम की रीडिंग। तो यहाँ पर मैंने कितने रीजन्स की बात की, 7 रीजन्स की बात की। यहाँ पर आप देख रही हैं कि यहाँ पर जो गैमा रेज है उसकी अगर आप वेवलेंथ देखें, यहाँ पर याद रखिएगा स्टूडेंट, जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में दी गई है। इन नैनोमीटर, उनके लिए कौन सा यूनिट यूज़ किया जा रहा है, नैनोमीटर। नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है, 10⁻⁹ मीटर के। अब बात कर लेते हैं गैमा रेस। गैमा रेस ये वो वाली रेज होती हैं जिनकी वेवलेंथ इंतहाई सब में कम होती है, लीस्ट वेवलेंथ होती है, और वो कितनी है, 0.001 नैनोमीटर। लीस्ट वेवलेंथ इट मीन हाईएस्ट एनर्जी। गैमा रेस की एनर्जी जो है इट मीन सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, गैमा रेस की होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्स रेस। आपको पता ना एक्स रेस कितनी डेंजरस होती हैं। आजकल कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए एक्स रेस यूज़ की जा रही होती है। और आपको पता है जब एक्स रेस उस रूम में जहाँ पर एक्स रेस लगाई जा रही होती हैं, डॉक्टर्स ने तो प्रॉपर अपने आप को कवर किया होता है, और पेशेंट के जिस हिस्से पर लगाई जा रही होती हैं उसके इर्द गिर्द के जितने सेल्स होते हैं उनके डैमेज होने का भी ख़तरा होता है। इनफैक्ट जिस बंदे को, जिस पर्सन को एक्स रेस इंजेक्ट की जा रही है, उस पर फॉल की जा रही होती है, उसके बॉडी पार्ट्स में जहाँ पर भी बाल होते हैं वो तक रिमूव हो जाते हैं। ये इतनी डेंजरस होती है, इतनी हाई एनर्जी की होती है। तो अगर आप इनकी वेवलेंथ देखें तो इनकी वेवलेंथ की रेंज क्या है, 0.1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक होती हैं। लोअर वेवलेंथ ग्रेटर एनर्जी। आप देख रही हैं कि मेरी लेफ़्ट साइड पर जो रीजन है उसकी वेवलेंथ इंतहाई कम है और एनर्जी उतनी ही ज़्यादा है। वो अक्सर लोग जुमला बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो यहाँ पर गैमा और एक्सरेस का वही हाल है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वेवलेंथ छोटी, एनर्जी बहुत ज़्यादा। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले रीजन की तरफ, यूवी। यूवी के बारे में आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी ओजोन के बारे में, कि आसमान में जो स्ट्रेटोस्फेयर है, जो कि अर्थ के बिल्कुल ऊपर वाली लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पर अल्लाह ताला ने एक लेयर बनाई हुई है जिसका नाम है ओजोन लेयर। आजकल जो हम रेफ्रिजरेटर्स वगैरह यूज़ करें जिसकी वजह से उस लेयर पर होल बन रहा है। आप लोगों को पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो CFCl जो है वो कोस कर रही है, उस ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है। उसने उसको इतना डैमेज कर दिया है कि उस ओजोन के ब्लैंकेट में प्रॉपर होल हो गया। उस होल से आप लोगों को याद आ रहा होगा कौन सी रेडिएशंस जो हैं वो ज़मीन पर आना शुरू हो गई हैं। वो कौन सी रेडिएशंस हैं, अक्सर आप लोग बुक्स में पढ़ते हो, जब आप क्रीम्स लगा रहे होते हो उसमें भी लिखा हुआ होता है। तो वो कौन सी रेडिएशंस आ रही होती हैं जो आपकी आइज़ को इफ़ेक्ट कर रही होती है, आपकी स्किन को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। आप लोगों को याद होगा वो कौन सी रेडिएशंस के बारे में बात कर रहे होते थे, यूवी रेडिएशंस, जो कि आपकी आँखों के लिए बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम होती है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपके स्किन टिश्यूज़ को बर्न कर देती हैं, आपकी आइज़ पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये जो यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है, इनकी रेंज जो होती है वो 10 से 400 के दरमियान होती है। इसके यूवी को भी 2 रीजन्स में डिवाइड किया है, एक है फार यूवी और एक है नियर यूवी। जो फार यूवी होता है उसकी रेंज 10 to 200 होती है, जबकि नियर यूवी की रेंज क्या होती है, 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन नियर यूवी एंड फार यूवी, यानी करीबी यूवी और फार यूवी में डिफरेंस लिखे। तो स्टूडेंट्स इसकी रेंज आप लोगों ने बता देनी कि जो फार यूवी है इट कंसिस्ट ऑफ 10 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर, जबकि नियर यूवी की रेंज क्या है, 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर में होती है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले रीजन की तरफ जो कि विजिबल रीजन है। ये वो रीजन है जिसमें आपको दुनिया में कलर दिखाई देते हैं। सिर्फ एक वाहिद हमारा विजिबल रीजन है जिसकी वजह से आपको दुनिया में हर चीज़ दिखाई दे रही है। ना तो आप इन रीजन में कुछ देख सकते हैं और ना ही आप इन रीजन में कुछ देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक विजिबल रीजन है जिसमें आप सबको देख सकते हैं। और इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज 400 से लेकर
750 नैनोमीटर या 800 नैनोमीटर तक होती है। इसमें जो कलर्स आप देख रहे हैं वो विबग्योर हैं, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये वो कलर्स हैं जिनका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। आप लोगों को याद होगा रेनबो के कलर्स भी विबग्योर होते हैं, विबग्योर, विबग्योर। वी स्टैंड फॉर वॉयलेट, आई स्टैंड फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। अब इसमें एक बहुत मज़े का शॉर्ट क्वेश्चन छुपा हुआ है। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? आपसे सवाल किया जा सकता है कि स्टूडेंट टेल अस विच कलर हैज़ आ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कौन से कलर में एनर्जी सबसे ज़्यादा है और कौन से कलर में एनर्जी सबसे लीस्ट है। तो ये आंसर वही स्टूडेंट दे सकता होगा जिसको एनर्जी और लैम्डा का रिलेशनशिप याद होगा, कि जिसकी एनर्जी उसी ही ज़्यादा होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो आप लोग देख सकते हैं वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है 400 नैनोमीटर, फिर ब्लू की क्या है 430, ग्रीन की क्या है 480, येलो 590, ऑरेंज 600, रेड जो है वो 620 से 800 नैनोमीटर के दरमियान में। इट मीन विबग्योर में, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया, विबग्योर आपने देखा कि विबग्योर में वॉयलेट से रेड कलर की तरफ आपकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है। अब बीच में से वो कोई सा भी कलर उठा के आपके पूछ लें कि ब्लू की वेवलेंथ ज़्यादा होती है या येलो की ज़्यादा होती है, तो आपको पता है कि विबग्योर में वाई जो है वो बाद में आ रहा है, जो बाद में आ रहा है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी एनर्जी कम। इसका मतलब है रेड की वेवलेंथ सब में ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी सब में लीस्ट होगी, यानी रेड कलर वो कलर है जिसकी एनर्जी सब में लीस्ट होगी, और वॉयलेट वो कलर है जिसकी एनर्जी सब में ज़्यादा होगी, जिसकी एनर्जी सब में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह से अब मूव करते हैं अपने अगले कलर की तरफ, जो कि है आईआर इंफ्रारेड। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, मिडल इंफ्रारेड, नियर। जो नियर रीजन है वो 800 से 2000 के दरमियान होता है, जबकि अगला रीजन 2000 से आप कह सकते हैं 10,000 के दरमियान होता है। ये 10,000 से 100,000 के दरमियान फार रीजन होता है। उसके बाद 10⁻7, 10⁻7 का मतलब समझती हैं ना, 10 ये आपने 7 ज़ीरो लगा देने। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसकी वेवलेंथ अब यहाँ हो गई, इसकी वेवलेंथ 10⁻9। आप देख सकती हैं कि मेरे राइट हैंड साइड की तरफ, इस साइड की तरफ जो है हमारी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर हो रही है, जबकि हमारी एनर्जी क्या होती जाती है, वो स्मॉलर होती जाती है। हमारी एनर्जी क्या होती जा रही है, इट बिकम स्मॉलर। तो यहाँ पर हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम की तरफ। हमारा जो स्पेक्ट्रम है इट हैज़ 2 टाइप्स, इसकी 2 टाइप्स हैं। एक स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, जबकि दूसरा स्पेक्ट्रम कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है। कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम कौन से होते हैं, ये वो स्पेक्ट्रम होते हैं जिनमें बाउंड्री लाइंस जो होती हैं एक दूसरे में मर्ज हुई हुई होती हैं, यानी आप देख नहीं सकते, इसमें बाउंड्री जो होती है ना वो क्लियरली आपको दिखाई नहीं देती। जैसे कि यहाँ पर मैं एक रीजन बनाऊँ बेटा, यहाँ पर मैंने कुछ वर्टिकल्स लाइन आप देख रहे हैं लगा रही हूँ, और साथ ही मैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा रही हूँ। आप लोगों को नहीं समझ आ रहा कि वर्टिकल लाइंस कहाँ पर आके ख़त्म हुई हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस कहाँ से शुरू हुई हैं। सेम इसी तरह एक मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रेड, ब्लू और ग्रीन में कुछ लाइंस लगाई हुई हैं। आपको नहीं पता चल रहा रेड कलर कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ब्लू कहाँ से शुरू हो रहा है, ग्रीन कहाँ से शुरू हो रहा है। तो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम वही स्पेक्ट्रम, ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें बाउंड्रीज की जो लाइंस होती हैं कलर्स की वो आपस में मार्क नहीं हुई होती, यानी बताया गया नहीं होता कि ये एरिया यहाँ पे ख़त्म हो गया, यानी कलर्स आपस में डिफ्यूज़ हुए हुए होते हैं, मिक्स हुए हुए होते हैं। डार्क स्पेसिस नहीं होती, कलर एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं होते बल्कि एक दूसरे में मर्ज हुए हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों को याद होगा आपकी रेनबो, अगर आप लोगों ने कभी रेनबो देखी हो तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि रेनबो के कलर भी आपस में मर्ज हुए हुए होते हैं। ये फिनोमेना आपको
कब शो होता है? जब एमिशन ऑफ लाइट हो रही होती है सन की या फिर किसी इलेक्ट्रिक बल्ब की। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम जो है ये करेक्टरिस्टिक है मैटर इन बल्क, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैटर होता है ना हमारा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम आपको सिर्फ उसी का दिखाई देगा। अब चलते हैं अपने अगले स्पेक्ट्रम की तरफ, जो कि हमारा है लाइन स्पेक्ट्रम। नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें प्रॉपर बाउंड्रीज बना दी जाती हैं कि एक कलर यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा कलर यहाँ से यहाँ तक है, यानी इसमें प्रॉपर लाइंस आपको आ जाएंगी। आपको पता है सेम सेम एलिमेंट्स की भी नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस होती हैं। यहाँ पर जो मैंने आपके सामने स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। आप देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट है लेकिन उसमें नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं, उसकी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं। तो इस लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। इसमें प्रॉपर हमारे पास सेपरेटेड लाइंस आती हैं डार्क स्पेसेस से। लाइन स्पेक्ट्रम सिर्फ और सिर्फ आपको एटम्स का मिल सकता है। जब भी हम किसी एलिमेंट को या उसके कंपाउंड को वोलेटिलाइज करते हैं, यानी उसको जलाते हैं हाई फ्लेम्स में, तो हमें क्या होता है, कुछ लाइट उसमें से एमिट होती हैं। जब लाइट उसमें से एमिट होती हैं तो स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आता है, उसमें प्रॉपर डिस्टिंक्ट लाइंस होती हैं। इन लाइंस की वजह से स्पेक्ट्रम को बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं वो डिपेंड करती हैं आपके वोलेटिलाइज एलिमेंट पर, यानी कौन सा एलिमेंट आप यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोडियम एटम यूज़ कर रहे हैं, सोडियम एटम को वोलेटिलाइज करें, तो आपका जो सोडियम एटम है वो 2 येलो कलर्स की लाइन देगा, यानी 2 लाइंस देगा जो कि येलो कलर की होगी। अगर आप हाइड्रोजन एटम को बर्न आउट कर रही हैं, वोलेटिलाइज कर रही हैं, तो वो नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स की आपको लाइंस देगा एट डिफरेंट डिस्टेंस। आप देख रही हैं यहाँ पर डिस्टेंस कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है। इसी तरह आप देखेंगे कि ये नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस आपको देगा। ये जो डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस होता है वो कम होना शुरू हो जाता है बाय डिक्रीजिंग द वेवलेंथ। जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती है वैसे वैसे डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। आपका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो 2 तरीक़ों से व्यू हो सकता है, 2 तरीक़ों से दिखाई दिए जा सकता है। एक है बाय एमिशन एंड दूसरा है बाय एब्जॉर्प्शन। या तो आपका एलिमेंट रेडिएशंस एमिट कर रहा हो तब आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम आ सकता है, या आपका एलिमेंट जो है उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा हो। तो इस तरह से बाय एमिशन एंड बाय एब्जॉर्प्शन आपके पास 2 स्पेक्ट्रम आ जाते हैं। एक को हम बोलते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक को दूसरे को बोलते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, हाँ जी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगा? सपोज ये आपका एक एलिमेंट था, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको नंबर अंदर गोल गोल सर्कल दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर ये कुछ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एनर्जी की एब्जॉर्प्शन की वजह से ये कुछ एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, एनर्जी निकालना शुरू कर देगा। जैसे ही ये एनर्जी एमिट करेगा तो डिटेक्टर में से डिटेक्टर उस एनर्जी एमिशन को, उन रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से हमारे पास एक लाइन स्पेक्ट्रम आ जाएगा। एक लाइन स्पेक्ट्रम आ जाएगा जिसमें आप देख रहे हैं कि आपकी ये जो लाइंस हैं दीज आर ब्राइट। आपकी लाइंस क्या हैं? ब्राइट्स हैं। जबकि आपके अंदर का जो इसका बैकग्राउंड एरिया है, बैकग्राउंड एरिया है वो क्या होगा? वो डार्क कलर का होगा। बैकग्राउंड एरिया डार्क होगा जबकि लाइंस जो आपको मिलेंगी वो ब्राइट कलर की मिलेंगी। ड्यू टू एमिशन ऑफ रेडिएशन हमारे पास स्पेक्ट्रम आया है, रेडिएशंस को एमिट करने की वजह से स्पेक्ट्रम आया, इसलिए इसको हम बोलते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरी तरफ चलते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये वो स्पेक्ट्रम होता है कि जब आप किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास करती हैं, कुछ तो वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर जाता है, कुछ रेडिएशन उसमें से पास आउट हो जाती हैं। कुछ रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ उसमें से पास आउट हुई। जो उसमें से पास आउट होती हैं कुछ रेडिएशन, वो डिटेक्टर में से डिटेक्ट कर दी जाती है और उसके बाद हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आ जाता है। वो स्पेक्ट्रम आप देख रही हैं कि अब हमारे पास जो लाइंस आई हैं दीज आर डार्क, वो डार्क कलर के, जबकि जो हमारा बैकग्राउंड है वो क्या है? ब्राइट है। हमारा बैकग्राउंड क्या है?
वो ब्राइट है, यानी डार्क लाइंस आ रही हैं और बैकग्राउंड जो है वो आपका ब्राइट आ रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत मज़े की चीज़ है कि एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे आया, क्योंकि उसने रेडिएशंस एमिट की और डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया और हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आया ड्यू टू एमिशन ऑफ रेडिएशंस है। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब की गई और एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें से पास आउट हो गई और उसकी वजह से स्पेक्ट्रम आया। लेकिन स्पेक्ट्रम की नेचर आप देख रही हैं कि एक में लाइंस जो हैं वो ब्राइट हैं, जबकि दूसरे में लाइंस क्या हैं, डार्क कलर्स की हैं। लाइंस ब्राइट हैं और दूसरे में लाइंस क्या हैं, डार्क कलर की है। बैकग्राउंड ब्राइट डार्क है, जबकि यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है, ब्राइट है। एक तो इसकी ये चीज़ कि वाई इन द एमिशन स्पेक्ट्रम द लाइंस आर ब्राइट बट इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम द लाइंस आर डार्क, वाई। तो इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रम में रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं जिसकी वजह से लाइंस क्या होती हैं, ब्राइट, जबकि हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में रेडिएशंस क्या हो रही होती हैं, एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। उनके एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारी जो लाइंस हैं वो क्या आती हैं, डार्क आती हैं। रीज़न ये हो गई। उसके बाद एक बहुत मज़े की चीज़ कि क्या अगर हमारा एलिमेंट सेम हो, सपोज यहाँ पर आपका जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर भी आपका एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन एटम है। आप लोगों से एक बहुत मज़े का क्वेश्चन है, ज़रा सोचिएगा फिर जवाब दीजिएगा। अगर हमारा एलिमेंट सेम हो, क्या हमारे स्पेक्ट्रम सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे, सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे। मीन काम तो हमारा एक ही हो रहा है ना, यानी यूज़ तो हमें एक ही एटम कर रहे हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम दो डिफरेंट तरीके से ले रहे हैं, एक एमिशन से ले रहे हैं और एक एब्जॉर्प्शन से ले रहे हैं। क्या हमारा स्पेक्ट्रम सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, सोच कर जवाब दीजिएगा। अगर आप लोगों ने सोच लिया तो अब मैं इसका जवाब दे देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही मज़े की चीज़ एक एग्जांपल से समझाऊंगी। सपोज मैं कहती हूँ कि बेटा आप लोगों ने घर जाना है, लेकिन घर जाने के आपके दो डिफरेंट रूट हैं, आप दो डिफरेंट रूट से घर जा रही हैं, ठीक है। क्या आपके दो डिफरेंट रूट से घर जाने से आपके घर की लोकेशन चेंज हुई? क्या आपका घर जो पहले मुल्तान रोड पर था सपोज, क्या अब वो आपके दूसरे वे से घर जाने से वो मुल्तान रोड के बजाय क्या इकबाल टाउन शिफ्ट हो गया? अगर आपका घर शिफ्ट नहीं हुआ, वो वहीं पर है, सिर्फ और सिर्फ आपने रूट चेंज किया ना, रास्ते बदले हैं, आप भी वही हैं, आपका घर भी वही है। सेम उसी तरह अगर आपके एटम सेम हैं एमिशन में भी और एब्जॉर्प्शन में भी, तो याद रखिएगा आपकी ये जो लाइंस की पोजीशन है, लाइंस की पोजीशन हमेशा स्पेक्ट्रम में एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर आएगी। एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन पर आएगी? सेम पोजीशन पर। यानी अगर यहाँ पर आपका हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर मैं कर लेती हूँ, सपोज ये आपका कौन सा है, ये आपके पास ग्राफ आया है बाय द एमिशन स्पेक्ट्रम। ये किससे आया है? एमिशन स्पेक्ट्रम से। और दूसरा आपका स्पेक्ट्रम आया है बाय द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जहाँ पर आपकी एमिशन स्पेक्ट्रम की ब्राइट लाइंस आ रही हैं, वहीं पर आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन भी सेम उसी पोजीशन पर आएंगी विद सेम वेवलेंथ। उनकी वेवलेंथ तक सेम होगी, बस उनके कलर्स डिफरेंट होंगे। याद रखिएगा एमिशन में आपकी लाइंस ब्राइट होंगी, जबकि एब्जॉर्प्शन में आपकी लाइंस जो होंगी वो कौन से कलर की होंगी? डार्क कलर की होंगी, तो यहाँ पर हमारा जो स्पेक्ट्रम से रेलिवेंट लेक्चर था वो भी कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, आप लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें से सीखा भी होगा। मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि अभी वो रह गई हैं या कुछ शेयर नहीं हो पाया या कुछ आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाया, मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। मैं ज़रूर उसके ऊपर वर्क करूँगी और आपके सामने उसको लेकर आऊँगी। इसको लाइक कीजिएगा और अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़।